अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। आज पीएमएलएन के लिए बड़ा भारी दिन है क्योंकि बड़ी बुरी तरह से उनको शिकस्त हुई है दो मुख्तलिफ महाजों पर। एक तो जनाब जो फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है उसने उड़ा के रख दिया है पीएमएलएन के बयानिए को। और इनका हाल तो ये था कि इनके पेट में भी अगर दर्द होता है या इनको खांसी भी आ जाती है तो ये उसका इल्ज़ाम भी जनरल फैज़ हमीद पर डाल दिया करते हैं। और अभी तक भी इनका रोना धोना यही होता है कि जी अभी भी अगर कोई फैसला पीटीआई के हक में आ जाए तो वो जनरल फैज़ की बाक़ियात ही कर रही होती हैं। ठीक है, तो आज तक इनको जनरल फैज़ जो है वो भूले नहीं हैं। हर चीज़ का मलबा इन्होंने जनरल फैज़ पर डालना होता है। लेकिन जहां खुद खड़े होने की बारी आई कि जनरल फैज़ को कटहरे में ला सकते थे या उनकी पूछगछ करवा सकते थे, तो वहां पर ये कैसे अच्छे बच्चों की तरह नीचे लेट जाते हैं उसका ये इजहार है जो आप फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट अगर देखें। इसकी कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखती हूँ तो आप यकीनन इससे बड़े लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और दूसरा जो पीएमएलएन को आज बड़े महाज पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है वो ये कि धांधली से इलेक्शन कमीशन से मिली भगत के साथ इन्होंने जो लूटी हैं नशस्तें उनकी वापसी का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। और जब भी खुली अदालत में ये समाअत होती ये यही होना था और ये हुआ। और 3 ऐसी नशस्तें जहां पर पीटीआई के उम्मीदवार कामयाब हुए थे, 2 एमएनए और 1 एमपीए की नशस्त, यहाँ पर पीटीआई के उम्मीदवार को बहाल करार दिया है। जीता हुआ उसका नोटिफिकेशन बहाल करार दिया है लाहौर हाई कोर्ट के बेंचेस ने। और जो पीएमएलएन ने जिस तरीके से धांधली के साथ और इलेक्शन कमीशन के साथ मिली भगत के साथ ये नशस्तें अपने नाम करवाई थी रीकाउंटिंग में, उनका नोटिफिकेशन मुअत्तल किया है या कलअदम किया है लाहौर हाई कोर्ट के बेंचेस ने। तो 3 नशस्तों से हाथ धोने पड़े हैं पीएमएलएन को। ये आज भारी दिन पीएमएलएन के लिए, इसके ऊपर बात करते हैं। इसके साथ साथ जनाब आपको बताएं कि जो सूरत हाल है बुशरा बीबी के केसेस के हवाले से, उसके हवाले से भी कुछ अपडेट है, वो भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि जनाब फवाद चौधरी साहब के मामलात में बड़ा दिलचस्प मोड़ आ गया है। और तीसरी खबर जो होगी वो होगी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। और राना सनाउल्लाह इस सारे जो एक ख़राब परफॉर्मेंस का नैरेटिव है उसके ऊपर क्या कहते हैं, बड़ी दिलचस्प बात है, वो भी आपके सामने रखेंगे। तो काफ़ी कुछ आज के व्लॉग में आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात शुरू करते हैं जी वहाँ से। फैज़ाबाद धरना कमीशन की तहलका खेज़ रिपोर्ट सामने आ चुकी है। ये जो कमीशन था ये बनाया गया था कि जनाब जो एजेंसियां हैं, जो फ़ौज की एजेंसियां हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं, उनका काम नहीं है कि वो सियासत में मुदाखलत करें। और आपको याद होगा कि बड़ा तारीख़ी किस्म का फ़ैसला दिया था काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने। और इस फैसले के मुताबिक उन्होंने ये करार दिया था कि जो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं और जो उस वक्त के और 1-2 ऐसे साहबान जो कि अफसर थे फ़ौज में, उन्होंने जो टीएलपी का धरना था उसको ख़त्म करवाने के लिए जो कोशिश की और उसके बाद एक मुआहदा हुआ और फिर वो धरना ख़त्म हुआ था। फैज़ाबाद पर काफ़ी दिन उनका धरना जारी रहा था जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम का सामना था। और पीएमएलएन का हमेशा से ही मौक़िफ़ रहा है कि वो धरना खुद फ़ौज ने करवाया था उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए। और उसके बाद हमने देखा उस वक्त वज़ीर आज़म थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब और वज़ीर आला पंजाब थे शहबाज शरीफ साहब। और उस वक्त के दौर में ये तय पाया गया था पीएमएलएन का बयानिया कि जनाब ये धरने वरने 2014 का हो या फिर टीएलपी वाला धरना हो, ये तो कार्रवाई ही फ़ौज ने इनके खिलाफ थे, इनके ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए। और फिर बाद में फ़ौज के ही कहने के ऊपर ये धरना ख़त्म हो गया था जब जनरल फैज़ हमीद ने इस सिलसिले में एक मुआहदा किया था। इस सारे मामले को कोर्ट में भी चैलेंज कर रखा था। और आज के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस दौर में एक बहुत बड़ा फ़ैसला ये दिया था। और उन्होंने इस फैसले में ये कहा था कि जो भी लोग इस धरने को ख़त्म करवाने में और इस सारे धरने के आप समझ लें सहूलतकार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि एजेंसियों का तो काम ही नहीं है कि वो आके सियासी अंडरस्टैंडिंग करवाएं, तो ये जो भी पुलिस या फ़ौज के, बल्कि उन्होंने कहा फ़ौज के जो अफसरान जिन्होंने आकर यहाँ पर ये मुआहदा करवाया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जनरल फैज़ हमीद ने
उसमें साइन किए थे, वो सिग्नेटरी थे। तो उस वक्त से काजी फायज ईसा साहब के भी जो हामी सहाफ़ी हैं उन्होंने भी एक नैरेटिव बनाया कि ओहो जी, काजी फायज ईसा ने चूंकि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इतना दलेराना फ़ैसला दे दिया है तो इसलिए उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट उनके ख़िलाफ़ हो गई। और इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो उनके दौर में जो काजी फायज ईसा साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस फ़ाइल किया गया था वो एजेंसियों के इमा पर किया गया था, क्योंकि काजी फायज ईसा बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट किस्म के जज हैं, दलेर जज हैं। उन्होंने उस वक्त के सिटिंग जनरल के ऊपर जो है वो खिलाफ उसके फैसला दे दिया था। ये उनका कसूर था, इस वजह से उनके खिलाफ जो था ये रेफरेंस फाइल किया गया। और उसके बाद खुद पीटीआई वालों ने भी इसको माना। इसमें वैसे कोई इतनी गलत बात भी नहीं है, ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि इस सारे रेफरेंस के पीछे खुद एजेंसियां मुलविस थीं। लेकिन बात यहाँ पर नहीं रुकती। उसके बाद क्या सूरत हाल बनी वो सब ने देखा कि किस तरह से हमने देखा कि काजी फायज ईसा साहब का वो रेफरेंस ख़त्म भी हो गया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि सब कुछ अच्छा भी हो गया। फिर काजी फायज ईसा साहब ना सिर्फ बहाल हो गए बल्कि चीफ जस्टिस भी बन गए। और आजकल काजी फायज ईसा साहब को किसी तरह की कोई मुदाखलत नज़र नहीं आती किसी एजेंसी की, ना उनको कोई ये नज़र आता है कि इंसानी हुकूक की कोई खिलाफ वर्जी हो रही है, ना उनको ये नज़र आता है कि आइन किसी भी तरह पामाल हो रहा है। तो अब उनके लिए सब अच्छा हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कहीं पे सेटलमेंट हो गई है और जिन कुव्वतों के खिलाफ वो बहुत बढ़ चढ़ कर बोलते थे आज उन्हीं कुव्वतों के साथ उनकी दोस्ती हो गई है। तो लिहाजा अब उन्हें उन कुव्वतों का कोई भी गैर आइनी काम गैर आइनी लगता ही नहीं है। तो काजी फायज ईसा साहब का बयानिया जो था वो तो उन्होंने अपने लिए खुद ही ख़त्म कर लिया था। अब उन्होंने थोड़ा उसको दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश की कि जी उस वक्त जो अमल दरामद नहीं हुआ था उनके फ़ैसले पर, उसके लिए अमल दरामद किया जाए और फिर से इस केस को उठाया गया था। लेकिन अब उसके ऊपर जो कमीशन बना उस कमीशन के अंदर 38 लोगों के बयानात कलमबंद हुए। इस कमीशन में आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने इस कमीशन को इस काबिल भी नहीं समझा कि यहाँ पर आकर वो अपना बयान कलमबंद करवाते। वो पेश ही नहीं हुए। शहबाज शरीफ साहब भी इस कमीशन में पेश ही नहीं हुए। लेकिन उस वक्त के वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल साहब हों वो पेश हुए। IB के जो उस वक्त के चीफ थे वो भी पेश हुए। इसी तरह और जो PTI के मुख्तलिफ लोग हैं वो PMLN के जो मुख्तलिफ लोग हैं वो पेश हुए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी इसमें अपना बयान रिकॉर्ड कराया था। और दिलचस्प बात आपको मैं आज बताने लगी हूँ वो ये कि PMLN जो हमेशा ढंडोरा पीटती रही कि जनाब ये धरना तो एजेंसियों ने उनके खिलाफ करवाया था, इस कमीशन में इनके तमाम लोगों ने जाकर खुद क्लीन चिट दे दी जनरल फैज़ हमीद को और कहा कि जनाब उन्होंने तो कोई खुद से काम नहीं किया था, हमने ही उन्हें कहा था कि जी ये धरना ख़त्म करवाने में अपना किरदार अदा करें, उनका कोई कसूर नहीं है, वो तो बेकसूर हैं, उन्होंने तो आज तक कोई खिलाफ वर्जी की ही नहीं है कानून की और आइन की। तो ये जाके उनकी गवाहियाँ दे के आए हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब तो बिल्कुल आइन और अपने हलफ के साथ खड़े रहे हैं, उन्होंने कोई मुदाखलत नहीं की सियासी मामले में और वो तो बिल्कुल पाक साफ हैं, शफाफ उनका किरदार है। तो ये जो आज रोने रोते रहे हैं आज तक खुद कमीशन में जाकर ये लोग ये कह के आए हैं। अब इससे ये बात तो पता चलती है कि या तो ये बयानिया झूठा था कि एजेंसियां हमारे खिलाफ हैं और या फिर आपने कमीशन में जाके झूठ बोला कि जनाब एजेंसियों ने उस वक्त ये सब नहीं किया था, ये तो हमारा अपना किया धरा है। तो कोई एक बात तो है। और अगर आज आपने कमीशन में जाके ये झूठ बोला है और सारा इल्ज़ाम अपने सर लिया है तो इसकी वजह ये है कि आप फॉर्म 47 के ऊपर एक बिल्कुल ताश के पत्तों के ऊपर एक हुकूमत बनाकर खड़े हुए हैं और आपको मालूम है कि आपने जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मुंह खोला, साबिक अस्करी क़यादत के खिलाफ भी मुंह खोला, उसी दिन आपके ताश के पत्तों का ये महल बिल्कुल बिखर जाएगा ख़िज़ा के पत्तों की तरह। इस वजह से PMLN एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकाल सकती कि जनाब हमारे साथ क्या हुआ। और अब जब आप उनके कंधों पर सवार हैं तो अब आपको ये टेंशन है कि उनके खिलाफ कोई भी बात की तो फिर आपके नीचे से बेसाखियाँ खींच ली जाएंगी और फिर आपको आपके मुकदमात बहाल होंगे और फिर आपको जेल में जाना पड़ेगा। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज आपने सारे इल्ज़ाम अपने सर ले लिए हैं। ये है आपका बयानिया और ये है आपका एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव जिसके ऊपर आपने इतना बड़ा गुब्बारा बनाया
और उसके बाद उसमें खुद ही सुई मार के उसको फोड़ डाला और उसके अंदर से जितना गंद निकला वो आपने खुद अपने सर पर डाल लिया है। ये है आपके बुनियादी तौर पर सियासी उसूल। यहाँ पर आप खड़े होते हैं कि आप कहीं पर खड़े नहीं होते। आपका कोई बयानिया जो है वो ना जेन्युइन होता है और ना हक़ाइक़ पर मबनी होता है। उसकी वजह सिर्फ ये कि आप लोग बुज़दिल लोग हैं, आप लोग करप्ट लोग हैं, इस वजह से आप लोग अपने बयानियों के साथ खड़े नहीं हो सकते। शाहिद खान अब्बासी साहब ने उस वक्त एक टीवी प्रोग्राम में ये बात की थी कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैंने उन्हें फैज़ हमीद साहब को ये कहा था, लेकिन कमीशन में ये बताया जा रहा है कि जनाब उन्होंने तो जाके उनके वज़ीर आज़म के कहने के ऊपर मामला रफ़ा दफ़ा करवाया था और सारी सेटलमेंट करवाई थी और सारा मलबा इंतज़ामिया पर, शहबाज शरीफ पर डाल दिया गया है कि जी पंजाब हुकूमत की नाकामी है, इंतज़ामिया की नाकामी है कि वो इस धरने को रोक नहीं सके और यहाँ पर आके TLP ने फैज़ाबाद में धरना दे दिया था। तो इस तरीके से काजी फ़ायज़ साहब का भी बयानिया ज़मी बोस हुआ और उनके हामी जो बड़ा उछल उछल के ये कहते थे कि जी काजी फ़ायज़ साहब ने जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ये सारा केस का फ़ैसला दिया था उस वजह से इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, आज वो कहाँ खड़े हैं। आज तो खुद ये सारा धरने के ख़िलाफ़ जाने वाले वो खुद कह रहे हैं कि जी ये तो हमारी अपनी नाकामी थी, उन्होंने सारा जो मलबा है वो अपने सर ले लिया है। तो ये है जी बड़ी दिलचस्प किस्म की फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट और उसके बाद आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या इनमें इतनी सकत है कि ये आज दोबारा बातें करते हैं बड़ी बड़ी कि जनाब हम आकर इस्टेब्लिशमेंट एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाएंगे और पुराने जजों पर और पुरानी अस्करी क़यादत पर तनकीद करेंगे। इतना दमखम है आप में? यही वजह है कि अभी फुसफुसा सा सिर्फ टीज़र ही छोड़ा था PMLN ने और नवाज शरीफ साहब ने कि जनाब मैं फ़रीक बनूंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। आज ही के दिन तीन सीटें PMLN के हाथ से चली गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने जब समातें की हैं तो 3 नशस्तें कौन कौन सी हैं जी? NA 81 गुजरांवाला, जहां पर PTI के रहनुमा जो हैं उनको बहाल कर दिया गया है और अजहर कयूम की जो नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल करार दे दिया गया है। इसी तरह से PTI के यहाँ पे जो MNA बहाल हुए हैं उनका नाम बिलाल एजाज है। इसी तरह से जनाब लोधरा से NA 154 लोधरा से भी जो PTI के उम्मीदवार थे राना फराज नून, उनको बहाल कर दिया गया MNA और यहाँ से भी जो PMLN के रहनुमा को बाद में रिकाउंटिंग में वोट ज़्यादा उनके यानी PTI के मुस्तरद वोट ज़्यादा करके इनको हराया गया था, तो इनका जो नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल हो चुका है। इसी तरीके से आज PP 133 से भी कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल हो चुका है। यहाँ पर राना अरशद जो थे उनका ये कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ है और PTI का जो MNA उसको बहाल कर दिया गया, MPA जो है उन्हें बहाल कर दिया गया है। तो ये आज 3 खबरें हैं जो धचका लगाने के लिए काफ़ी हैं कि भाई अपना मुंह बंद करके अच्छे तरह से बैठो, वरना अगर इंसाफ पर फैसले आने लगे तो ये जो फॉर्म 47 की हकीकत है ये सारी खुल जाएगी। ये तो वैसे भी जब अगर अदालत में खुली अदालत में समात होगी तो ये कैसे आप इस चीज़ को सच को झूठ और झूठ को सच साबित करेंगे? खुली अदालत में ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती कि आप झूठ को सच और सच को झूठ साबित कर दें। अब यास्मीन राशिद साहिबा ने भी आज बड़ा कदम उठाया है और मियाँ साहब की जो एक ही सीट पर विक्ट्री थी उसको चैलेंज कर दिया गया है। NA 130 से यास्मीन राशिद साहिबा ने मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो जीत का नोटिफिकेशन है उसको चैलेंज कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट में। इसके ऊपर अब कल के रोज़ समात होने जा रही है और बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये दिन भी। इसमें जो समात होगी उसमें खुद ब खुद जो नवाज शरीफ साहब की सीट है वो लरज़ रही है और अब बुरी तरीके से उनको टेंशन आ चुकी है। यहाँ पर कल के रोज़ जो है ख़बर यही है कि कल के रोज़ ही इसके ऊपर जो है वो समात शुरू हो जाएगी। तो ये जनाब PMLN के लिए आज के दिन के ये 3-4 बड़ी ख़बरें हैं जो कि उनको टेंशन के लिए काफ़ी हैं। दूसरी तरफ आज बता दूँ आपको कि जनाब बुशरा बीबी साहिबा का जो अडयाला जेल मुंतकिल करने का मामला था उसके ऊपर दरख्वास्त की समात होना थी, लेकिन उनके वकील कुछ उस्मान गिल साहब देर से पहुंचे जिसकी वजह से मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जस्टिस साहब वो नाराज़ भी हुए। उन्होंने कहा कि पहले खुद ही इन्होंने अपील दायर कर रखी थी, अब हम बैठे हुए हैं इंतज़ार कर रहे हैं, वो खुद नहीं आए। तो अदम पैरवी पर उन्होंने इस अपील को खारिज कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही फिर जो बुशरा बीबी साहिबा के वकील है वो वहाँ पहुँच गए कोर्ट में। उन्होंने आके इस्तदा की कि मुकदमा सुन लिया जाए, तो उस पर जज साहब ने कहा कि अपील तो खारिज हो चुकी है, अब आप उसको बहाल करने के लिए रिस्टोर करने के लिए दोबारा दरख्वास्त दायर कर दें, जो कि दायर कर दी गई है। इसके साथ ही आज ही के रोज़ बुशरा बीबी साहिबा के कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए भी दरख्वास्त दायर की गई है। उनके वकील का ये बताना था कि नाकों की वजह से पहुंचने में थोड़ी ताख़ीर हो गई, जिसकी वजह से
जब जज साहब वहाँ बैठे हुए थे तो अदम पैरवी पर उन्होंने दरख्वास्त को खारिज कर दिया। कोर्ट रिपोर्टर्स के मुताबिक तो ये एक नॉर्मल रूटीन की बात है। कई दफ़ा ऐसा होता है दरख्वास्तों में कि कोई अगर वकील ना पहुंच पाए तो उसकी दरख्वास्त खारिज हो जाती है। लेकिन मैं ये इस पे हैरान ज़रूर हूँ कि कल के रोज़ तो हम ये देख रहे थे कि खबर मानिका के वकील पहुंच नहीं पा रहे थे तो 3-3 दफ़ा उनको चांस दिया गया। 11:30 तक अदालत ने समाअत मुलतवी की, फिर 1 बजे तक समाअत मुलतवी की, फिर वो आए, फिर उनके कहने के ऊपर समाअत मुलतवी हुई। तो उस वक्त तो हमने ये नहीं देखा कि अदालत ने इतने गुस्से का इजहार किया हो और उनकी अदम मौजूदगी में फ़ैसला सुना दिया हो। लेकिन आज के रोज़ हमने देखा कि जनाब उनके वकील अगर पहुंचने में थोड़े लेट हो गए, जो कि कोई भी कभी हो ही सकता है, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त हम यही सोचते रहे कि जी वकला बड़े नालायक है वाकई जेन्युइनली भी कभी प्रॉब्लम हो ही जाता है। तो उसके ऊपर जो है वो फौरी तौर पर ये उन्होंने दरख्वास्त दी, अदम पैरवी पर खारिज कर दी। इसके ऊपर जो PMLN के प्रो सहाफ़ी हैं तमगा ग्रुप, वो शुरू हो गया कि जनाब देख लें, ये तो पहले ही नहीं चाहते कि अडयाला में से जाएं बुशरा बीबी साहिबा, ये तो मिली भगत है वगैरह। भाई वो तो 2 महीने से यही कह रहे हैं कि भाई जब से उन्हें सज़ा हुई है वो तो यही अपील कर रहे हैं कि उन्हें अडयाला मुंतकिल किया जाए। तो आप मुंतकिल करवा दें, इतनी अपीलों में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन बहरहाल उन्हें भी मौका मिल गया बात करने का। लेकिन अल्टीमेटली हुआ यही है कि अब उन्होंने इस सारे मामले के ऊपर जो है वो फ़िलहाल रिस्टोर करने की बात कर दी है। मेरा ख्याल है जब तक इस केस का फ़ैसला आना है उस वक्त तक वैसे ही बुशरा बीबी की जो दूसरी एक इद्दत केस वाली सज़ा है वो भी मुअत्तल हो जानी है और अल्टीमेटली फिर आप देखेंगे कि बुशरा बीबी साहिबा वैसे ही रिहा हो जाएंगी। शायद उन्हें अडयाला जेल जाना ही नहीं पड़ेगा। मेरा अंदाज़ा यही है कि अडयाला जेल उन्हें जाना नहीं पड़ेगा, उससे पहले इद्दत केस की समाअत मुअत्तल हो जाएगी। तो ये जनाब बुशरा बीबी साहिबा के केसेस की अपडेट है। अब आपको बता दें कि फवाद चौधरी साहब के खिलाफ एक नया मुकदमा दायर हो गया है और पता ये चला है कि ये मुकदमा डकैती का भी है, यानी फवाद चौधरी साहब ने कभी डकैती भी की है उन बेचारे ने पता नहीं खाद की बोरी भी चोरी की, उन्होंने सोफ़ा भी चोरी किया एक वक्त में। उसके बाद उन्होंने किसी बंदे से कोई 50,000 रुपये या पता नहीं कुछ 1 लाख रुपए शायद कोई रिश्वत भी ली थी नौकरी का झांसा देने के लिए। लेकिन फिर बाद में वो बंदा भी नहीं कभी सामने आया, उस केस में उन्हें पकड़ा भी गया। फिर उसके बाद अब ये नया मुकदमा भी आ गया है कि जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जी उन्होंने डकैती भी की है। तो अब मेरा ख्याल है चंद दिनों में आप देखेंगे कि भैंस चोरी का, नलका चोरी का, इस टाइप का भी कोई मुकदमा फवाद चौधरी के ऊपर आ जाएगा। वजह क्या है उसके लिए आप मेरा पिछला वीलॉग देख सकते हैं जिसमें मैंने तफसीली तौर पर बताया कि फवाद चौधरी साहब इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और इसी बुनियाद के ऊपर उन्हें इतनी देर जेल में भी रखा गया बगैर किसी मुकदमे के। और उसके बाद अब उन्हें मज़ीद मुकदमात में उलझाया जा रहा है क्योंकि वो स्टिल जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ जाने के लिए तैयार नहीं थे और उनके ख़िलाफ़ उन्होंने कोई सबूत या गवाह भी नहीं बने थे। तो इस वजह से फवाद चौधरी साहब की भी अभी ख़ताएँ माफ़ नहीं हो रही और उनके ऊपर एक और मज़ाक़ा खेज़ मुकदमा बन गया है। लेकिन इस सारी कहानी में बात वहीं आ जाती है उठ के कि आपने सिस्टम का क्या हाल कर दिया है, आपने सिस्टम को कितना बेतौकीर कर दिया है, आपने सिस्टम के साथ कितनी ज़्यादती कर दी है कि कोई इस सिस्टम के ऊपर बिलीव करने को तैयार नहीं है। कल को आप जेन्युइन मुकदमे भी सियासतदानों पर बनाएंगे तो यही लगेगा कि जनाब ये मुकदमात जो हैं वो बिल्कुल बेसलेस हैं और ये सिर्फ सज़ा देने के लिए सियासतदान को ये मुकदमा बना है कि उसने बात नहीं मानी, वरना इन मुकदमात की कोई हैसियत नहीं है। तो आपने पूरे सिस्टम को ही बिल्कुल बेतौकीर कर दिया, उसकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो कर दी है। ये अफसोसनाक पहलू है। आखिर में जनाब जाते जाते आपको ये बता दें, बड़ी लुटियाँ डाली जा रही थी कि जी 4 रुपये रोटी सस्ती हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब खबर ये आई है रात को कि जनाब 4 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया गया है, 8 रुपये डीजल महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल इस वक्त आपको 294 रुपये फ़ी लीटर मिलेगा और इसी के आसपास आपको डीजल मिलेगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जब पेट्रोल और डीजल महंगा होगा तो मतलब हर चीज़ महंगी होगी। अगले महीने अब ये कहेंगे कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आपकी बिजली का यूनिट फिर महंगा होने जा रहा है। फिर उसके बाद ये कहेंगे कि जी ट्रांसपोर्टेशन सारी महंगी हो गई है तो लिहाजा खाने पीने की चीज़ें, हर चीज़ की ऑटोमेटिकली प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। तो अब एक महंगाई का नया तूफ़ान आ जाएगा। तो पेट्रोलियम प्राइस जब बढ़ती हैं तो फिर उसके बाद आप ये सारी कहानी देखते हैं। अब ये ऐसी चीज़ है कि 10-10, 5-5 रुपये करके हमेशा बार बार 15 दिन बाद टीका लगाते रहो आवाम को, और आवाम भी इस नशे की ऐसी आदी हो गई कि वो टीका लगता रहता है और उसके बाद वो पेट्रोल डलवाते रहते हैं। ना उनको कोई मसला होता है और ना
पेट्रोल महंगा करने वालों को मसला होता है। मसला होता तो है आवाम को, जाहिर है कि जीना मुश्किल हो रहा है, लेकिन उस हद तक मसला नहीं है कि वो इन हुक्मरानों का जीना मुश्किल कर दें। वो उसी तरीके से 2-4 बद्दुआएं देते हैं, गालियां देते हैं और उसके बाद पेट्रोल की टैंकी में कुछ पेट्रोल डलवाते हैं और उसके बाद अपने काम पे निकल जाते हैं। तो ये वाली सूरत हाल है। अब देखते हैं अवाम की कुव्वत बर्दाश्त कितनी है और इस हुकूमत की कुव्वत कितनी है कि ये कितना इसका प्रेशर जो है वो बर्दाश्त कर सकती है। क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने तो कल एक प्रोग्राम में हाथ झाड़ लिए और उन्होंने कहा कि जी, उनसे जब पूछा गया कि जो आवाम के साथ आपने वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए तो जिम्मेदारी तो आप पर आएगी, तो उन्होंने कहा जी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इस हुकूमत की। हमने तो वादे तब किए थे, अगर हमें सादा अक्सरियत भी मिल जाती तो फिर भी हम कहते हैं कि हाँ भाई हमारी जिम्मेदारी है, हमें तो अक्सरियत मिली नहीं, हमें तो सिर्फ हुकूमत मिली है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, अक्सरियत भी हमें नहीं मिली, हुकूमत हमने ले ली है, प्रोटोकॉल हम ले रहे हैं, सारी जो कैबिनेट है उसमें PMLN के वज़रा हैं और तमाम वो प्रोटोकॉल भी इंजॉय कर रहे हैं, तमाम तरह फैसिलिटीज़ भी इंजॉय कर रहे हैं और उसके बाद हुकूमत भी कर रहे हैं, मुखालिफिन को रगड़ा भी लगा रहे हैं और टिकटॉक भी चल रहा है, खूब चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो जिम्मेदारी हमारी नहीं है, अवाम को हम जो फेंटा लग रहा है, जो उनका शिकंजा कसा हुआ है, जो उनका कचूमर निकल रहा है, उसकी कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो अब आप अवाम खुद इस बात का फैसला कर लें कि ये जो PMLN है इसकी सियासत है क्या। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।